अंदर एनडीए का गठबंधन ही नहीं है, वहां तो सिर्फ नीतीश जी हैं, नीतीश जी हैं और नीतीश जी हैं। बीजेपी किसी भूमिका में नहीं है वहां पे। उनके नेताओं को और आपकी पार्टी के लोगों को शिकायत है कि नीतीश जी सिर्फ अफसरों की सुनते हैं और सिर्फ अपनी बात करते हैं। नहीं, ये बात तो ऐसे ही है। हाँ, तो यहाँ तो पूर्ण रूप से तालमेल है, गठबंधन है और गठबंधन की सरकार बेहतरीन ढंग से चल रही है। समाज के सभी तबकों का विश्वास हासिल किया। न्याय के साथ विकास हमारा लक्ष्य है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हो। क्या लोग कहते थे कि भाई इन लोगों के साथ बीजेपी है, अगर इनकी सरकार बनेगी तो मुसलमान लोग असुरक्षित हो जाएंगे। आप जरा देख लीजिए कितना जबरदस्त सांप्रदायिक जो आप तर्क दे रहे हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में बात कर रहे हैं, गुजरात में भी नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं। और जब बाला साहब ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में थी तब वही तर्क दिया आता था कि मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है उनके राज्यों में। यहाँ पूछ लीजिए उनसे ना, हम किसी से तुलना नहीं करना चाहते। यहाँ दिल से खुश है, दिल से खुश है। लोगों को मालूम है कि अगर कोई समस्या आती है तो आधे घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई होती है। इतना भरोसा है कि किसी भी गांव से सीधे फोन हमारे यहाँ लोग कर देते, अगर हमारे ऑफिस को कर देते। क्या आपको यह भरोसा है कि बिहार के मुसलमान तबका जो है, अल्पसंख्यक तबका जो है, वो लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देगा? ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। नहीं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो आपके एनडीए की तरफ से वही है। ठीक है, लेकिन आपको हम इतना बता दें कि हमारे बिहार में कोई कम्युनल डिवाइड नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं उसमें डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि बिहार का अल्पसंख्यक तबका लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देगा? वो हमारे काम से प्रसन्न है, आपके काम से रहा है, तो यहाँ पर वोट मिलेगा, सब लोगों का वोट मिलेगा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, यहाँ ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा है? अगर केंद्र की राजनीति के लिए अगर वोट पड़ेगा तो मुद्दा तो होगा लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री है कि नहीं। वो एक मुद्दा हो सकता है, और ये मुद्दा आरजेडी और एलजेपी के लोग उछाल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। इन लोगों ने लोगों का विश्वास खोया है। इसी बिहार में भागलपुर में दंगा हुआ था 1989 और 90 में, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद लोगों का मन कांग्रेस से टूट गया था। अवसर मिला लालू जी को, 15 साल में दंगाइयों को सजा नहीं दिला पाए, दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पाए। और हमारी सरकार ने ऐसे मामले जिसमें एविडेंस रहते हुए चार्जशीट जमा करने के बजाय फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था, वैसे मामलों को अदालत की इजाजत लेकर खोला गया और अब सजा मिल रही है लोगों को। जो दंगा पीड़ित थे उनको 2500 रुपए का पारिवारिक पेंशन दिया जा रहा, यानी जो हमारा काम है। मेरा सवाल यह है कि आप एक ऐसी पार्टी के साथ सरकार में है जिस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होता है और 10 साल के बाद उसमें राम मंदिर का मुद्दा खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं मैं आज भी प्रतिबद्ध हूं। वो कहते हैं कि धारा 370 हम हटाएंगे, वो कहते हैं कॉमन सिविल कोड लाएंगे, वो कहते हैं राम सेतु को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, वो कहते हैं गोरक्षा के लिए हम मुहिम चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। अपने मैनिफेस्टो में क्या रखती है वो भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन जहां तक गठबंधन का सवाल है, एनडीए का सवाल है, पहले भी एनडीए की सरकार थी, 2 बार सरकार बनी है और हम लोगों की यही शर्त थी और आज भी है कि जो सरकार बनेगी उसमें अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी रजामंदी से होगा या कोर्ट के फैसले के मुताबिक होगा। धारा 370 को संविधान से हटाया नहीं जाएगा और किसी भी सूरत में समान आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड थोपा नहीं जाएगा। एनडीए का मैनिफेस्टो जारी नहीं होता है, पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 10 सालों के अंदर। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होता है, अभी तक तो एनडीए का मैनिफेस्टो जारी होता है। नहीं, हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो सब दिन जारी हुआ। नहीं, पिछले चुनाव में 2004 में जारी नहीं हुआ। एनडीए का एजेंडा फॉर गवर्नेंस आता है। गवर्नेंस इस बार क्यों नहीं है? नहीं, एनडीए का एजेंडा फॉर गवर्नेंस तो पहले से है। नहीं, और अगर सरकार बनेगी तो एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनेगा, उसमें इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं। नीतीश जी आपकी बात सही। मेरा यह सवाल यह है कि जो पार्टी पिछले चुनाव के अंदर अपना मैनिफेस्टो नहीं लेके आती थी, एनडीए का मैनिफेस्टो होता था, वो पार्टी लेके आती, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बीजेपी में एक अलग किस्म की छटपटाहट है और जो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये सवाल कभी भी परेशान किसी को नहीं करना चाहिए।
क्योंकि देश के ये हालात हैं कि किसी मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो गौरक्षा के लिए 1960-67 में जो आंदोलन चलता था और तमाम समाजवादी लोगों ने उसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया था, आप उन्हीं समाजवादी आंदोलन की उपज है? क्या आपको लगता है गौरक्षा जैसी मुहिम की आज जरूरत है देश को? क्या आपको लगता है कि धारा 370 की जरूरत है इस देश को और उसको स्क्रैप करने की जरूरत है इस देश में? क्या आपको लगता है कि कॉमन सिविल कोड लगना चाहिए? इसलिए तो हमने कहा कि अगर हमारे मदद से सरकार बनती है, यानी गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति आती है, तो ये मुद्दे कतई उसका हिस्सा नहीं बन सकते। आपकी पार्टी की क्या राय है? हमारी पार्टी की राय स्पष्ट है, जो हमने कहा कॉमन सिविल कोड नहीं लगना चाहिए। कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी, हाँ। धारा 370 को हटाने की बात नहीं होगी, अयोध्या मसले का समाधान कोर्ट के फैसले के मुताबिक या आपसी रजामंदी से जो भी होगा। चलते चलते एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा कि वो जो सोशलिस्ट पार्टी, वो समाजवादी, जो देश में एक जमाने में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन सकती थी, अब थी, आज क्या मजबूरी है कि उसी के दो सबसे बड़े नेता एक कल्याण सिंह के साथ बैठे हुए हैं और एक आडवाणी के साथ बैठे हुए हैं? कहीं आप लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं? ये तो कहीं आपको लगता है कि इस आंदोलन में गलत हो गया? हमारे जो जिनको आप सांप्रदायिक कहते थे उनके साथ पुरानी पीढ़ी के जो नेता थे, कभी संगठन नहीं बनाए लोग, मिल करके नहीं रहे, कई बार ईगो का भी क्लैश होता रहा लोगों का। अब हम लोगों को जो विरासत में मिली है चीज भोगना पड़ रहा। चलिए नीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे नीतीश कुमार। अगले हफ्ते फिर होगी किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात। प्रायोजक है सुपर निर्मा डिटर्जेंट केक, सुपर